हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं भाई हम लोग बाबा फरीदकोट के 2010 से लेके और 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो ये जो 5 डेज क्लासेस रहेंगी आपकी, चाहे ऐप में क्लास हो रही है या यूट्यूब में हो रही है, ऑलवेज जो अपने क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके ओनली प्रीवियस ईयर बेस्ड। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स आए हैं सिर्फ हम उन्हीं को सोल्व करेंगे। अब जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे पूछ के जितने भी क्वेश्चंस अपने पास बने हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इंक्लूडेड रहेंगे। तो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दो अपने सारे साथियों तक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है ना। आपको ऑलमोस्ट लगभग 10 से 11 साल के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं पेपर में हम वो सारे करेंगे यहाँ पे। तो आज यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है जो 2019 BFUHS के पेपर में भी आया था। ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल। अगर क्या हो रही है भाई, एक टाइप की सेल दूसरे टाइप की सेल के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज हाइपरप्लेजिया, इट इज मेटाप्लेजिया, इट इज द डिस्प्लेजिया, इट इज द एनाप्लेजिया। क्या बोलेंगे भाई? एनाप्लेजिया। क्या बोलेंगे? फटाफट से आंसर करना है सबको, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए। ठीक है। ट्रांसमिशन हो रहा है, एक टाइप की सेल दूसरे टाइप की सेल में कन्वर्ट हो रही है। तो भाई एक टाइप की सेल जब दूसरे टाइप की सेल में कन्वर्ट हो रही है, इट इज नोन एज मेटाप्लेजिया। ये क्या कहलाता है भाई? वन टाइप ऑफ सेल किस में कन्वर्ट हो रही है? अनदर टाइप ऑफ सेल में। इसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। कौन सा प्लेजिया है भाई? ये मेटाप्लेजिया है। उसके बाद में बात करते हैं मैम डिस्प्लेजिया। उसके बाद में किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेजिया की। तो डिस्प्लेजिया क्या होता है भाई? एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना टिश्यू का। एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना टिश्यू का। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। टिश्यू का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? डिस्प्लेजिया। उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेजिया। एक आता है एनाप्लेजिया। ये क्या होता है मैम? एनाप्लेजिया। तो अगर क्या हो जाए? लॉस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन। अगर सेल का डिफरेंशिएशन ही ना हो, डिफरेंशिएशन, अगर सेल का डिफरेंशिएशन ही ना हो, मतलब कोई मैलिग्नेंसी प्रेजेंट हो जाए, सेल क्या ना करे? डिफरेंशिएट ही ना करे, उसको बोलते हैं एनाप्लेजिया। क्या बोलते हैं? एनाप्लेजिया। ठीक है भाई। तो ये तीन टर्म है, एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। और मेटाप्लेजिया होता है एक टाइप की सेल दूसरे टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है भाई, होप सो आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी। 2015 में BFUHS का पेपर लगा था, क्वेश्चन पूछा गया था, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द टिश्यू। किसी भी टिश्यू के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू, इट इज हाइपरट्रोफी, इट इज हाइपरप्लेजिया, इट इज अप्लेजिया, इट इज हाइपोप्लेजिया। वॉट इज इट? क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है सेल्स का नंबर टिश्यू के अंदर, इट इज हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया। तो नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है इट विल बी हाइपरट्रोफी और प्लेजिया। तो मैम अगर नंबर बढ़ रहा है ना तो होगा हाइपरप्लेजिया। नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। अगर क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज हाइपरट्रोफी। और नंबर बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेजिया। और एप्लेजिया है मैम, डिफरेंशिएशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, एब्सेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड हाइपोप्लेजिया है भाई, कोई भी बॉडी का ऑर्गन है जो अंडर डेवलप्ड है, मतलब जिस रफ्तार से उसको बढ़ना चाहिए था उस रफ्तार से वो नहीं बढ़ रहा, दैट इज अंडर डेवलप्ड। तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है ना। हाइपरट्रोफी का भी क्वेश्चन आता है, हाइपरप्लेजिया का।
और अभी 2024 में पेपर लगा था, उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाइपरट्रोफी का। ठीक है ना, साल 2024 में हाइपरट्रोफी आया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है सीवियर वेट लॉस अकोम्प्लिश्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड अनीमिया दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। सीवियर वेट लॉस हो रहा है, वीकनेस आ रही है प्रोग्रेसिवली, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, अनीमिया हो रहा है पेशेंट को, तो ये यूजुअली किसके साथ में एसोसिएटेड होता है? मैम कैंसर के साथ में। तो कैंसर में जब वेट लॉस हो रहा है, मसल वीकनेस आ रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, अनीमिया हो रहा है, सीवियर वेट लॉस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कार्सिनोमेटोसिस, कैकेक्सिया, एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। तो कैकेक्सिया होता है भाई इल हेल्थ, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है और मसल वास्टिंग देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं कैकेक्सिया। क्या बोला जाता है भाई? कैकेक्सिया बोला जाता है मैम। ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में पूछा गया है, आज से पहले पेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि पेन के लिए अगर आपको पेन असेस करना है तो पेन का कौन सा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा? पेन का कंपोनेंट पूछा गया था पेपर के अंदर कि कौन सा कंपोनेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो पहला है भाई पेन का कोज, दूसरा है यहाँ पे अफेक्ट उसका, नेक्स्ट है भाई पेन का इंटेंसिटी, और चौथा है भाई पेन का पॉजिटिव फैक्टर। पेन का पॉजिटिव फैक्टर बताइएगा कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है पेन के लिए? जो पेन के लिए आप कौन सा कंपोनेंट चूज करोगे? पेन का कोज देखा जाता है, पेन की इंटेंसिटी देखी जाती है, पेन का अफेक्ट देखा जाता है, और पेन का फैक्टर देखेंगे। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेन की इंटेंसिटी। क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट? पेन की इंटेंसिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। सारे के सारे 2017 के पेपर में भी ये आया था। तो बताइएगा भाई कौन सा फॉलोइंग मेजर वार्निंग साइन है कैंसर का सिवाय एक को छोड़कर? तो देखिएगा भाई जब पेन की इंटेंसिटी का क्वेश्चन आ जाए और या फिर आपसे, हाँ पेन की इंटेंसिटी के अंदर आप लोग पेन स्केल्स का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? पेन स्केल्स का भी यूज करते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है।
चलो तो अब आंसर करना है भाई यहाँ पे कि कौन सा मेजर साइन नहीं है, एक ऐसा साइन बताना है। तो बावल हैबिट्स चेंज होती हैं, सोर जो कि हील नहीं होता, और अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, या जो लंप है ब्रेस्ट के अंदर या कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। तो हम पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन, एक साइन पढ़ते हैं। तो इसने बोला कि एक सोर जो हील हो जाए कंप्लीटली, ऐसा नहीं होता, जिसको कैंसर होती है उसके अंदर जो सोर अगर एक बार घाव हो गया तो वो हील नहीं होता है। तो क्या होगा, चेंज आएगा ब्लैडर के अंदर। इसके लिए आपको याद रखना है क्वेश्चन, क्या याद रखना है, क्वेश्चन याद रखना है, CAUTION, क्या याद रखना है भाई, क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, चेंज इन बावल एंड ब्लैडर, ए सोर दैट डज नॉट हील, U इज द अनयूजुअल ब्लीडिंग, T इज द थिकनिंग ऑफ लंप, नेक्स्ट I इज द इंडाइजेशन, O इज द ऑब्वियस चेंज इन द वार्ट, वार्ट के अंदर चेंज होना, मोल बन जाना कोई, और N है नैगिंग कफ, परसिस्टेंट कफ, या आप बोल सकते हो लैरिंजियल कफ बोलोगे आप, क्या बोलोगे भाई, लैरिंजियल कफ बोलोगे इसको, ठीक है ना। जी हाँ, आ गया समझ में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक पेशेंट है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, उसको टेस्ट किया गया है लंग कैंसर के लिए। कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा जो आप लंग कैंसर के मरीज के लिए करोगे, लंग कैंसर के मरीज के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे। आप करेंगे चेस्ट एक्सरे, यू विल डू MRI, बायोप्सी, या फिर स्पूटम कल्चर। क्या करोगे भाई, स्पूटम कल्चर करोगे, MRI करोगे, बायोप्सी करोगे, या फिर आप चेस्ट एक्सरे करोगे। पेशेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का, साथ में लंग कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है, और उसको टेस्ट करना है लंग कैंसर के लिए। तो चेस्ट एक्सरे देख के पता लगाएंगे, स्पूटम कल्चर करके पता लगाएंगे, या फिर आप लोग करोगे भाई MRI या करोगे बायोप्सी। तो क्या करेंगे मैम, हम कंफर्म करने के लिए करेंगे बायोप्सी, लंग बायोप्सी किया जाएगा मैम लंग कैंसर को चेक करने के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, स्क्रीनिंग टेस्ट पूछा है, कंफर्मेटिव नहीं पूछा। कौन सा टेस्ट है जो एज अ स्क्रीनिंग आप यूज करोगे फॉर कैंसर, एक्सेप्ट, सिवाय एक के, कौन सा एक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है सिवाय एक के, बताना है। पहला है मैमोग्राफी, नेक्स्ट है भाई BSc TSC, नेक्स्ट है पैप्समियर, नेक्स्ट है भाई आपका एक्सरे। तो BSc है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। तो भाई आपको पता है मैमोग्राफी करना ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग है, उसके बाद में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना, ये भी क्या है भाई, स्क्रीनिंग टेस्ट है। पैप्समियर भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक्सरे भी स्क्रीनिंग टेस्ट है। नो मैम, एक्सरे इज नॉट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज अ कंफर्मेटिव साइन। ये क्या है भाई, ये एक कंफर्मेटिव साइन है, ये क्या है भाई, एक कंफर्मेटिव साइन है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, पैप्समियर है, कोलोनोस्कोपी है, रेक्टल एग्जामिनेशन है, फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट है, ये सारे के सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है। मैमोग्राफी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है भाई, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। आई बात समझ में। तो याद रखिएगा स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से होते हैं और कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है फैसिलिटी दैट प्रोवाइड पैलेटिव एंड सपोर्टिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट। टर्मिनली इल पेशेंट के लिए आप कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओगे? टर्मिनली इल पेशेंट के लिए आप कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले हो? तो होस्पाइस केयर, हॉस्पिटल केयर, या फिर टर्मिनली इल पेशेंट को और उनकी फैमिलीज को क्या देंगे? तो उनको दी जाती है भाई होस्पाइस केयर। क्या देते हैं? होस्पाइस केयर देते हैं। तो होस्पाइस केयर क्या होती है? एक पैलेटिव एंड सपोर्टिव केयर होती है जो कि फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिकली केयर देती है पेशेंट और उसकी फैमिली को। दैट इज द होस्पाइस केयर। 2024 में भी क्वेश्चन आया था इसका। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग विच इज अ कीमोथेरेपिटिक एजेंट। इनमें से कौन सा एक कीमोथेरेपिटिक एजेंट है? इनमें से कौन सा एक कीमोथेरेप्यूटिक पेशेंट है, सॉरी ड्रग है? कौन सा एक कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है? वेरी गुड। तो मैम दैट इज अ सिस्प्लेटिन। कौन सी दवाई भाई? सिस्प्लेटिन इज अ कीमोथेरेपिटिक ड्रग। कौन सी दवाई होती है ये? कीमोथेरेपिटिक मेडिकेशन है। दैट इज द सिस्प्लेटिन। कौन सी है भाई? सिस्प्लेटिन। ठीक है। और कौन सी होती है ये? सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिकेशन है। सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिकेशन है। साइक्लोफोस्फामाइड, बस सल्फेन, ये सारी की सारी एक ही कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी डीओसी का यूज करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस का यूज़ करेंगे? तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है भाई टोमोक्सीफिन सिट्रेट। कौन सी यूज़ करते हैं? टोमोक्सीफिन सिट्रेट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर फॉर अ चिल्ड्रन विद एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया ALL। किसी भी पेशेंट को हुआ है ALL, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि आप कौन सा प्रोटोकॉल चूज करोगे? तो प्रिवेंट करोगे, फिजिकल एक्टिविटीज चेक करोगे, वाइटल साइन अवॉइड करोगे, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, नेक्स्ट है रिड्यूस करोगे अननेसेसरी स्टिमुलाई इन देयर इन्वॉल्वमेंट। अपने इन्वॉल्वमेंट में जो अननेसेसरी स्टिमुलाई है उसको रिड्यूस करोगे। तो भाई याद रखिएगा जब भी ALL क्या हुआ है, WBC का कैंसर हुआ है, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया बच्चों के अंदर जो कॉमन देखने को मिलता है 5 से 15 साल तक के बच्चों के अंदर, तो याद रखिएगा भाई आपको क्या करना है, उनको किसी भी, उनका इम्यूनो सप्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, तो किसी भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं जाने देना। क्या नहीं करने देना भाई?
इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं जाने देना ALL वाले मरीज को। ठीक है, क्योंकि बोन मैरो जब कीमोथेरेपी चलती है ना पेशेंट को, तो क्या हो जाती है, बोन मैरो सुप्रेशन हो जाता है, बोन मैरो सुप्रेशन। क्या होगा भाई, बोन मैरो सुप्रेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, उसको दूर रखेंगे, WBC का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। तो WBC प्लेटलेट रहेंगी डिक्रीज हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहेगा पेशेंट इन्फेक्शन होने के। तो फीवर, कफ, सोर थ्रोट, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक क्लाइंट है, रिसीव कर रहा है कीमोथेरेपी एंड विद सेवरल एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, लेकिन उसने क्या ले लिए हैं, कुछ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी लिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा साइड इफ़ेक्ट है जो कीमोथेरेपी के कारण देखने को मिलता है। पेशेंट कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है तो स्लर्ड स्पीच होगी पेशेंट की। अगला है भाई, पेशेंट के अंदर जिंजिवाइटिस और ओरल कैंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिसरिथमिया एंड ब्रेडिकार्डिया होगा। ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाएंगी ऑन CBC में ल्यूकोसाइट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2011 का पेपर लगा था भाई, RML दिल्ली स्टाफ नर्स का क्वेश्चन आया था वहां पे। तो ऑप्शन C विल बी करेक्ट, जिंजिवाइटिस एंड ओरल कैंसर। साथ में क्या हो जाता है, म्यूकोसाइटिस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है, पेशेंट को एलोपेसिया होने लगता है। ठीक है, और क्या होगा भाई, पेशेंट का RBC काउंट कम हो जाता है, अनीमिया भी हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे पेशेंट के अंदर। प्रिकॉशन यूज्ड बाय नर्स ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी। कौन कौन सी प्रिकॉशन लेंगे जब नर्स क्या कर रही है भाई, एडमिनिस्टर कर रही थी कीमोथेरेपी, सिवाय एक के। आंसर कीजिएगा, कौन सी प्रिकॉशन है जो नर्स यूज़ करेगी जब वो एडमिनिस्टर कर रही थी किसको, कीमोथेरेपी को। जब वो कीमोथेरेपी दे रही थी तो कौन सी प्रिकॉशन फॉलो करेगी सिवाय एक के। तो मास्क वियर करेगी, ग्लव्स एंड गाउन वियर करेगी, एंड आई प्रोटेक्टर। नेक्स्ट है भाई, यूज़ करेगी मेनली IV रूट। नेक्स्ट है नेवर एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी एंटीमेटिक बिफोर, एंड देन एडवाइज करेगी टू यूज़ कीमोथेरेपी प्रिकॉशन या कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग। तो कीमोथेरेपी के दौरान उसको वियर करके रखना है भाई, ग्लव्स वगैरह। ठीक है, सिवाय एक के पूछा है, तो आई प्रोटेक्टर, ये ग्लव्स वगैरह की नीड रहेगी। पेशेंट को बताओ कौन सी प्रिकॉशन है जो नर्स लेगी जब कीमोथेरेपी दे रही है, तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन का तो यूज़ करना है भाई। नेक्स्ट है, IV रूट से मेनली दी जाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेवर यूज़ एंटीइमेटिक्स, एंटीमेटिक का यूज़ नहीं करेंगे। एंटीमेटिक्स देते हैं भाई 30 मिनट पहले, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो एंटीमेटिक ओंडेंस्टिरोन हो गया, ये दिया जाता है पेशेंट को, क्योंकि कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग होता है। तो एडवाइस करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन की अवॉइड किया जाए।
कवर्ड ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी। और आईवी रूट सबसे प्रेफरेबल होता है क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल रूट रहेगा कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है ना। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में टोटल 4 सिम्टम्स आते हैं भाई, ठीक है ना। जब भी कोई ये सेल थी, ये सेल जब टूटेंगी तो क्या होगा भाई, इसको बोलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। जब इसका लाइसिस होगा, जब ये टूटेगी तो क्या होगा, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया एंड हाइपोपोटेशीमिया। तो यहाँ पे देखने को मिलता है हाइपर यूरिसीमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर यूरिसीमिया। क्वेश्चन आता है कि 4 हॉलमार्क साइन कौन से होते हैं? तो जो आपसे हॉलमार्क साइन पूछे गए हैं 4, वो कौन से होते हैं? हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का जब इतनी सारी सेल्स एक साथ टूटेंगी तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा रिलीज होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। पोटाशियम भी सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, जब सेल्स टूटेंगी तो वो रिलीज होगा, हाइपर कैलीमिया होगा। और क्या होगा भाई? हाइपर फोस्फेटीमिया होगा। और क्या होगा मैम? हाइपोकैल्सीमिया होगा। तो सोडियम का नाम आया है क्या? नहीं मैम, यहाँ पे पोटाशियम की बात करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। हाइपर यूरिसीमिया, हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया होगा मैम। क्या होगा? कैल्सीमिया। सिर्फ कैल्शियम डिक्रीज होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, बाकी पोटाशियम, फोस्फेट एंड यूरिक एसिड तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। ये अभी पीजीआई एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा फॉलोइंग एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन होगा जब आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे थे जिसको रेडियम इम्प्लांट इंसर्ट किया गया है, जिसके सर्विक्स में कैंसर है और रेडियम इम्प्लांट डाला गया है? तो रिस्ट्रिक्ट करोगे विजिटर को टू अ 10 मिनट स्टे, स्टोर करोगे यूरिन लेड कंटेनर के अंदर, वियर करोगे लेड एप्रन व्हेन गिविंग केयर, या फिर कुछ भी नहीं करोगे? बताइएगा कौन सी प्रिकॉशन आप फॉलो करोगे जब आप रेडियम इम्प्लांट डाला हुआ एक पेशेंट के सर्विक्स के अंदर। तो आपको ये बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन आप लोग क्या लेने वाले हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन आप क्या लोगे? तो इम्प्लांट जब इंसर्ट किया हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा भाई कि आप क्या करो, लेड का एप्रन वियर करना है आपको पेशेंट के पास जाते टाइम, ठीक है ना, या जब आप उसकी केयर कर रहे हो। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट विजिटर 10 मिनट्स, कि 10 मिनट तक आप स्टे करने दोगे। 30 मिनट तक होता है भाई, मैक्सिमम टाइम 30 मिनट तक होता है, ठीक है। स्टोर यूरिन इन लेड कंटेनर, कि जो पेशेंट का यूरिन होता है उसके अंदर क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो अगर ब्लैडर के पास होता, सर्विक्स के अंदर है ये, अगर ब्लैडर के पास होता तो आप लेड कंटेनर में यूरिन को स्टोर करके रखते। तो आपको लेड एप्रन वियर करना है जब पेशेंट की केयर कर रहे हो। और क्या क्या करना होता है भाई, तो फीमेल को बताना है आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो 7 से 10 दिन बाद, आफ्टर 7 to 10 days ऑफ रेडियम इम्प्लांट। जब आपने रिमूव कर दिया उसके 7 से 10 दिन बाद पोविडिन आयोडीन के साथ में डचिंग करनी है, ठीक है ना। और साथ में हमें क्या करना है भाई, जो नर्स केयर देगी उसको लेड एप्रन डाल के रखना है।
प्राइवेट रूम में रखेंगे पेशेंट को। किस में रखेंगे? प्राइवेट रूम में रखेंगे। डोर्सीमेटर की जो फिल्म आती है वो डाल के रखनी है। पेशेंट को एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो सिर्फ 30 मिनट्स तक क्या कर सकता है? केयर प्रोवाइड करवा सकता है। और 6 फीट का डिस्टेंस रखना है पेशेंट में और आप में। ठीक है ना? तो भाई अभी आप लोगों के लिए दशहरा स्पेशल ऑफर है। 499 में BFEHS की टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो आप, और 5 डेज़ की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से बाय कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शेयर कर देना भाई।